जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है पाषाण युगीन संस्कृति, स्टोन एज कल्चर। इससे पहले एक क्लास मैंने हिस्ट्री की पढ़ाई है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आज का जो विषय है वो पाषाण युगीन संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें मोटे तौर पे, प्राचीन भारत का इतिहास 3 भागों में बाँटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसका कोई भी लिखित साक्ष्य हमारे पास मौजूद नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे पाषाण काल। अगर हम आधे ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका लिखित साक्ष्य तो हमको देखने को मिलता है, परंतु इसकी लिपि कैसी है, अपठनीय है और गूढ़ है। यानी हड़प्पा सभ्यता की जितनी भी लिपियाँ मिली हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो ये पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद के टाइम को हम लोग ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। अगर हम बात करें प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल का जो अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड प्रारंभ से 10,000 ईसा पूर्व तक इसके टाइम पीरियड को निर्धारित किया गया है। मध्य पाषाण काल इसका सेकंड पार्ट आता है और नवपाषाण काल। तो इन्हीं तीनों को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसका जन्म कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ। इस युग की बात करें तो इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी। पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसमें जो धरती थी वो बर्फ से ढकी हुई थी। और भारतीय पूरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसको? पूरा पाषाण काल को। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, जिसका हम समय की बात करें प्रारंभ से 1,00,000 ईसा पूर्व तक मानते हैं। मध्य पाषाण काल की बात करें 1,00,000 ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व तक। उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक इसके टाइम पीरियड को माना जाता है। अगर हम बात करें निम्न पूरा पाषाण काल की, तो निम्न पूरा पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो मानव के जो औजार थे वो पत्थर के निर्मित थे। तो निम्न पूरा पाषाण काल की पहली विशेषता क्या थी कि मानव के जो हथियार थे, औजार थे, पत्थर के निर्मित थे। और यहाँ का जो मानव था उसका जो प्रमुख साधन था वो शिकार था। जीविका का मुख्य साधन शिकार था। शिकार किए गए पशुओं के कच्चे मांस एवं कंदमूल आदि का वो उपभोग करता था, मतलब खाता था। वो कोई कृषि नहीं जानता था, ना उसके पास कोई बर्तन थे, कपड़ा था, पशुपालन, ना कोई उसके बाद स्थायी घर थे, कुछ नहीं थे। लेकिन हाँ, वो अग्नि से परिचित था। यानी अग्नि से, अग्नि का रीजन आग से, क्योंकि आग का हो सकता है दो पत्थरों को आपस में टक्कर होने से हो सकता है चिंगारी निकली हो, और जिससे आग लगी हो तो उसे आग का ज्ञान हो गया हो, या पत्थर एक तरीके से तेज कर, उसकी धार तेज करने के लिए हो सकता है एक पत्थर को दूसरे पत्थर पे रगड़ता 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 कि अचानक देखा उससे कोई चिंगारी निकली हो। जाइटर पत्थर से निर्मित चंपार, चैंपिंग टेबल एंड हैंडसेक उपकरण का प्रयोग करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोहन घाटी निम्न पुरा पाषाण काल युग का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। हम एक तरीके से कहें जो सोहन घाटी है ये सोहन नदी से निकलती है और ये पूरा निम्न पुरा पाषाण का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के हथनौरा ग्राम में निम्न पुरा पाषाण काल का प्रथम मानव का कपाल अरुण सोनिका को 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ और इसे होमो इरेक्टस मानव कहा गया। हम एक तरीके से कह सकते हैं जो निम्न पुरा पाषाण का मानव था वो होमो इरेक्टस मानव माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। और किसको मिला, तो हम कह सकते हैं अरुण शोनिकिया को। और कब मिला था? 1982 में। और कहाँ मिला था? मध्य प्रदेश में मिला था और नर्मदा घाटी के
हथनौरा ग्राम में मिला था। अगर हम बात करें मध्यपुरा पाषाण काल की, किसकी? मध्यपुरा पाषाण की। तो मध्यपुरा पाषाण काल की बात करें, मध्यपुरा पाषाण काल की बात करें तो इसको सबसे पहले 1956 ईस्वी में एच.डी. संकलिया ने प्रवारा नदी घाटी से उपकरणों को प्राप्त कर इस काल को मध्यपुरा पाषाण काल की संज्ञा से रूबरू कराया हम सभी को। अगर हम बात करें इस काल में भी मानव भोजन संग्रह की था, यानी कह सकते वो किसानी नहीं जानता था, कृषि से वो परिचित नहीं था, किंतु वह अब गुफाओं और कंदराओं में वास करने लगा था। पूरा पाषाणिक संस्कृति के साथ इस एवं उपकरण भी प्राप्त होते कहाँ से? मध्यपुरा पाषाण काल से। महाराष्ट्र का नेवासा प्रवरा नदी घाटी के तट पर स्थित है और यहीं से हम एक तरीके से कह सकते हैं मध्यपुरा पाषाण संस्कृति के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र का नेवासा, जो हम कह सकते हैं प्रवरा नदी घाटी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें उच्चपुरा पाषाण काल की, तो उच्चपुरा पाषाण काल की बात करें तो इस काल में जो हमारे कह सकते हैं नमी कम हो गई, धीरे धीरे नमी कम हो गई और जो हमारा जलवायु थी, हमारी जलवायु वो अपेक्षाकृत कैसे हो गई? गर्म हो गई। जब गर्म हो गई तो फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, छोटे छोटे बड़े बड़े, सबकी तादाद एक तरीके से बढ़ने लगी। जलवायु में परिवर्तन हुआ तो आदमियों की संख्या भी बढ़ी, पौधों की भी संख्या बढ़ी और एक तरीके से कह सकते हैं जीव जंतु छोटे छोटे भी उनमें एक तरीके से परिवर्तन होने लगा जलवायु गर्म होने से। अगर हम बात करें आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय हुआ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो होमोसेपियंस था मानव, आधुनिक मानव जिसे होमोसेपियंस कहते हैं, उसका उदय किस काल में होता है? तो उच्चपुरा पाषाण काल में। किस काल में होता है? उच्चपुरा पाषाण काल में होता है। अगर हम बात करें इस काल में मानव को कोई स्थायी निवास ज्ञान नहीं था, मतलब इसमें मानव को कोई भी स्थायी निवास का ज्ञान नहीं था, वह एक तरीके से खाना बदोश और घुमक्कड़ जिंदगी जीता था। मिर्जापुर के क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित लोहादा नाले से उच्चपुरा पाषाण काल की अस्थित निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इससे हम एक आइडिया मोटा मोटा ये लगा सकते हैं कि वो लोग हो सकता है या ईश्वर में विश्वास रखते हो या किसी भी देवी की वो पूजा करते हो, कुछ भी उनके लिए हो सकता हो। ठीक है, ये तथ्य है, तथ्यों के आधार पर ये ऐसा कहा जाता है। अब ये जो मूर्ति मिली है ये हम एक तरीके से कहें कहाँ पर सुरक्षित रखी हुई है? तो कौशाम्बी संग्रहालय में। अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की कुछ खास बातें क्या है कि अब देखो हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। अब पूरा पाषाण काल को अगर हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, निम्न, मध्य और उच्च, लेकिन अब पूरा पाषाण काल को हम एक नज़र से देखेंगे तो तीनों में क्या क्या खास बातें थी उनको हम जानेंगे। तो इसमें मानव को केवल ज्ञान का ही ज्ञान था। गंगा, यमुना, सिंधु के मैदानी इलाकों से पूरा पाषाण काल की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। याद रखना, ऑप्शन देगा कि गंगा, यमुना, सिंध, यानी 1-2 ऑप्शन दे देगा, बताओ इसमें से कहाँ से कोई भी जानकारी पूरा पाषाण काल से नहीं मिलती है। 3 पोर्शन जो होंगे, 3 जो पार्ट होंगे वहां से आपको दिखेगी। निम्न पूरा पाषाण काल के जो उपकरण थे सिंधु की छोटी सहायक नदी सोहन नदी की घाटी से प्राप्त होते हैं। इसी कारण निम्न पूरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल की बात कर रहा है तो सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। पूरा पाषाण काल के पशुओं के जीवाश्म मिले, जो हमारा पूरा पाषाण काल था, या हम कह सकते हैं उसमें पशुओं के तो जीवाश्म मिले थे। जो हमारा मानव था, आज का जो मनुष्य है, ठीक है, या उस टाइम का जो मनुष्य था, उसके हम कह सकते हैं जीवाश्म नहीं मिले हैं। अगर अब मध्यपुरा पाषाण काल की बात करें तो हथियार बनाने के लिए इसमें क्वार्टजाइट की जगह जैस्पर, चार्ट आदि चमकीले पत्थरों का प्रयोग होने लगा था। इसी कारण इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, फलक संस्कृति को किसके नाम से जाना जाता है? तो मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चमकीले पत्थरे मिलने लगे उनको, फिर उनके जो औजार थे बहुत तेज होने लगे, शिकार करने के लिए वो एक बार में मारते थे तो
जानवर का सर धड़ से अलग हो जाता था, जानवरों को चीरने के लिए, उनका मांस निकालने के लिए, तो उनके औजार बहुत तेज हो गए थे, तो इसीलिए कहा गया, उन फलक संस्कृति भी मध्य पुरापाषाण काल को कहा गया। अगर शुरुआती चित्रकार की बात करें, तो जो शुरुआती चित्रकारी है वो भीमबेटका स्थान से हमको मिलती है। कभी कभी पूछेगा, ये बताओ शुरुआती जो चित्रकारी है वो कहाँ से मिली है, तो भीमबेटका नामक जो जगह है वहाँ से मिलती है, जो एक तरीके से एमपी में पड़ता है। इसमें हरे और गहरे लाल रंगों का उपयोग हुआ है। कभी कभी पूछेगा, जो भीमबेटका की जो चित्रकारी मिली है उसमें कैसे रंगों का उपयोग हुआ है, तो कह सकते हो हरे और गहरे लाल। अब हरे इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पेड़ पौधे हरे होते तो हो सकता है उनका कलर उस तरीके से, कोई कोई ऐसा पौधा होगा जिसका रंग ऐसा होगा जो बहुत गाढ़ा होगा, लाल होगा, ठीक है, हो सकता है लाल किसी मनुष्य का हो या जानवर का हो, वगैरह वगैरह। ये तो तथ्य है, ये अपने अपने विचार हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, सब सोचने की अपनी अपनी विचारधारा है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें, अब मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो आरंभ होता है 9000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, इसका मध्य पाषाण काल का। अब जब जलवायु गर्म और शुष्क हो गई, जलवायु कैसी होगी, गर्म और शुष्क हो गई, और इस काल को संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, किस काल को संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल को। अब इस स्थान की जो, इस काल का जो स्थान थे उसको सबसे पहले किसने खोजा, किसने पहचाना, तो 1867 ईस्वी में CL क्राइल ने इनके बारे में खोजा, पहचाना, प्रथम स्थल किसके, मध्य पाषाण काल के। अगर हम बात करें इस काल के महत्वपूर्ण हथियार कौन थे, एक धार, फलक, बेगनी, खुरचीनी, ये क्या थे इसके महत्वपूर्ण हथियार थे, किसके, मध्य पाषाण काल के। भारत में मध्य पाषाण काल के जो पूरा स्थल की बात करें, वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ से एक तरीके से कह सकते हैं मध्य पाषाण काल की जानकारी हमको मिली। कृषि की शुरुआत हुई और बर्तन के साक्ष्य भी इस काल में मौजूद मिले, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लगा था और बर्तन बनाने लगा था, और बर्तन के भी साक्ष्य इस काल से हमको दिखने को मिलते हैं। और यहाँ का जो मानव था वो शिकार करता था, मछली पकड़ता था, खाद्य वस्त्र एकत्रित करके अपना पेट भरता था। तो एक तरीके से अभी भी मनुष्य एक तरीके से स्थायी नहीं हुआ था। औजार बनाने के लिए परिवर्तन हुए, लेकिन हाँ छोटे छोटे उपकरण या छोटे छोटे पौधों पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा था। तो पानी, मांडो, इलाहाबाद से झोपड़ी के साक्ष्य मिले जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। तो हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो मध्य पूरा पाषाण काल था उसमें मनुष्य झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। पशुपालन, चित्रकारी की छाप यहाँ से देखने को मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये वही स्थान है जहाँ पर यौन संबंध का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। बच्चों के जन्म का साक्ष्य भी, शव दहन यानी बच्चों के, या हम एक तरीके से आदमी बच्चे जो भी जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको दफनाने के जो चित्र दफना देते थे, दफनाने के बाद जैसे हो सकता है किसी की भावनाएं आहत हुई हो या किसी के मन में कोई विचार पनपा हो, तो दफनाने का किस तरीके की जो कब्रें होती थी या कैसे दफनाया जाता था उसकी चित्रकारी यहाँ पर मिली है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा से। अब भीमबेटका की जो शैली है, चित्र शैली है, इसको यूनेस्को ने जुलाई 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। इसलिए ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सराय नहर, राय से मनुष्य के दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। यानी कि बात सब हो रही है मध्यपुरा पाषाण की। ये एक स्थान कैसा है, सराय नहर, राय से मनुष्य के दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो मतलब मनुष्य को मध्य पाषाण काल में दफनाना जाने लगा था।
मैदाह से पुरुष स्त्री के एक साथ दफनाने का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। अब बात करें यहाँ से सराय नहर से युद्ध के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। तो एक तरीके से ये पता चल रहा है कि जो हमारा मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर भी आपस में युद्ध होता होगा। लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने शुरू कर देते होंगे। हो सकता है कबीलों में झगड़ा होता हो सकता है जगह को लेके झगड़ा हो, वगैरह वगैरह। जहाँ पर मनुष्य है, जानवर है, ये सब रहेंगे तो आपस में लड़ाई झगड़ा हमें देखने को मिलता रहेगा। अब जो हमारा मेन पॉइंट आता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल को कृषि और पशुपालन, मध्य पाषाण काल में मनुष्य कृषि तो करने लगा था, लेकिन एक तरीके से नवपाषाण काल में जो मनुष्य की कृषि थी और पशुपालन था, उसमें एक तरीके से नई तरीके की चेतना दिखाई दी, यानी वो नई तरीके से किसानी करने लगा। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें, इसका जो प्रारंभ होता है 9000 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है। मेहरगढ़ क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युगीन संस्कृति के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिलते हैं। याद रखना, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और कांस्य युगीन जो संस्कृति है, वो तीनों के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़। इसीलिए मेहरगढ़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब एक तरीके से और भी बात करें, जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, वहां पर भी नवपाषाण की बहुत सी जानकारियां हमको देखने को मिली हैं। इस युग में मानव पालिशदार पत्थरों के औजार और हथियारों का उपयोग करने लगा था। इस युग में जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। कृषि, अवशेष, आवास, आभूषण, वस्त्र तथा बर्तन, इन सब में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलने लगा था। या हम कह सकते हैं मानव ने इन सब में थोड़ा बहुत चेंजिंग करना शुरू कर दिया था। स्थायी आवास के साक्ष्य मिलने लगते हैं। हम कह सकते हैं नवपाषाण काल में एक तरीके से मानव स्थायी घर बना के रहने लगा, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये हो गया, हो सकता है जब मनुष्य ने किसानी करना सीखा, कृषि करना सीखा, तो कोई भी जब बीज जमीन में बोया जाता है, मिट्टी में दबाया जाता है, तो उसको बाहर निकलने में गेहूँ, जौ, बाजरा, ये सबको टाइम लगता है। तो अब मनुष्य ने तो कृषि करना तो सीख लिया, लेकिन जब उसको लगा कि यार हमने तो बीज बो दिया, अब बीज बोने के बाद अब रुकना पड़ेगा, अब तुरंत ऐसा नहीं कि इधर डाला उधर निकला, कोई मशीन है नहीं कि इधर से डाला उधर निकला, तो इसमें टाइम लगा। तो सोचा अब क्या किया जाए, अब फसल तो मैंने यहाँ बो दी है, तो ऐसा करो यहीं पर कहीं पर घर बनाओ और यहीं पर रहा जाए। तो उस तरीके से मनुष्य ने स्थायी अपना आवास बनाया। और स्थायी आवास मिलते कहाँ से हैं? तो बुर्जहोम से गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं, जो हमारा कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, यानी वहाँ कह सकते हैं मनुष्य जमीन के अंदर रहता था, और जमीन के अंदर रहने के पीछे अपना एक कोई रीजन भी हो सकता है। रीजन ये हो सकता है, देखिए उस टाइम मानव घर तो बनाना जानता नहीं था। अब मिट्टी है, मिट्टी को खोद के, अब उसी के नीचे मिट्टी इतनी मजबूत होती थी कि ऊंचे टीलों पर बनाता होगा, मिट्टी को खोद देता होगा, उसी में घर बना देता होगा जमीन के अंदर। तो उसके लिए जो ज़्यादा मेहनत नहीं भी पड़ती होती, और चीज़ें उसके पास थी भी नहीं कि वो बिल्डिंग बना सके, बड़ी बड़ी हवेली बना सके। और मिट्टी और सारकंडे के गोलाकार व आयताकार घरों हमें देखने को मिलती, और मिट्टी के होते थे। किसके होते थे विनोद? मिट्टी के होते थे। अगर हम महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें, बुर्ज होम जैसे कश्मीर, चिरांदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। मास्की, ब्रह्मगिरी, हुल्लोर, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और अगर पिकलिहल की बात करें, कर्नाटक में पड़ता है। पय्यमपल्ली आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो ये इम्पोर्टेंट जगह है किसकी? नवपाषाण काल की। यहाँ से कुछ न कुछ जानकारियाँ हमको मिलती रही हैं, या हम कह सकते हैं ये जो स्टेट्स हैं, ये जगह हैं, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इन्हीं जगहों से जुड़ी हुई जानकारी हम मीठी मीठी बातें हैं, और ये मीठी मीठी बातें अगर आपने लॉलीपॉप की तरीके से चूस लिया, तो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, और तुरंत आप खाट से आप लिख दोगे और आपका काम हो जाएगा। जैसे कश्मीर, बुर्ज होम, यहाँ पे एक तरीके से मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। अब कुत्ता क्यों दफनाया गया हो गया, क्या रीज़न हो गया? हो सकता है कुत्ता और पुरुष का आपस में अच्छा लगाव हो, या हो सकता है दोनों एक साथ
मरे हो, या हो सकता है आदमी मर गया हो तो लोग समझते हो कि यार इसका बेचारा पालतू कुत्ता रह गया है जो इससे बहुत प्रेम करता है, इसको उसके साथ भी दफना दिया जाए। या हो सकता है कि मनुष्य मर गया, अभी आस्थाओं में विश्वास रखते हो कि सकता है ऊपर जाएगा तो उसके खाने की जरूरत का भी खाना भी उसके साथ दे दिया जाए, हो सकता है ये भी रीजन रहा हो, इसीलिए कुत्ते को दफना दिया गया हो। जो जमीन के आवास थे वो ज्यादा यहीं से मिले, जो मिट्टी मतलब मिट्टी के जो घर थे जो जमीन के अंदर हमें मिले हैं वो सबसे ज्यादा कश्मीर से ही देखने को मिलते हैं। आज भी जाएंगे तो कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे पहाड़ियों पर। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी मछली के शिकार पर आधारित थी। अब मछली का शिकार क्या था, रीजन क्या होता है कि पानी जहाँ पर होगा वहां पर मछलियां होंगी, तो मछलियां जहाँ होंगी तो वहाँ पानी अगर होगा मछली अपने आप वहाँ आ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा, इन्वायरमेंट चेंज होगा, जलवायु में परिवर्तन होगा तो मछलियां हो जाएंगी। तो मछलियां हो जाएंगी तो मनुष्य को ज्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ नदी है, समुद्र है, तालाब है, पोखर है, और वहां पर मछलियां तुरंत मिल जाएंगी, तुरंत वो लाया, तुरंत बनाया, तुरंत खाया, टाइम भी नहीं लगा। अगर बात करें सिलबट्टा हड्डी की सुई, देखो सिलबट्टा और हड्डी की सुई कहाँ से मिलती है, ये भी हमें कश्मीर से मिलती है, ठीक है। और कहाँ से मिली है, कारल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के विकास का उदाहरण हमको नागार्जुनी कोंडा से मिलता है। तो याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण जो संस्कृति है उसका जो विकास है उसका उदाहरण हमको कहाँ से मिलता है, नागार्जुनी कोंडा। अब बात करें रॉबर्ट बुश फुट क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण है, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया था, 1863 में पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किसको, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का जो श्रेय है किसको जाता है, रॉबर्ट बुश को जाता है। और कब किया था, 1863 को। तो इसीलिए ये टॉपिक क्या होता है, अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक जो काल है उसके जो पुरातात्विक साक्ष्य है कहाँ कहाँ से मिले हैं। ये बहुत चार्ट आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन एक दो एग्जाम में आपको मिलते ही मिलते हैं देखने को। जैसे मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ से क्या मिला, प्रथम कृषि का साक्ष्य। हम एक तरीके से कह सकते हैं जो कृषि होती थी, कृषि का जो साक्ष्य मिला है मौजूद टाइम कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। इनाम गांव क्यों अपने में महत्वपूर्ण है, यहाँ पर सांड की मृण मूर्ति मिली है और मात्र देवी की लघु मूर्ति हमको यहाँ से मिली है। अगर हम बात करें सोने की बाली, कल कोट अपने में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर सोने की बाली मिली है। याद रखना सोने की बाली कहाँ मिली है, टक्कल कोट। अब आदमगढ़ अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। पशुपालन यानी कि कह सकते हैं पशु के पालन का साक्ष्य कहाँ पर हमें सबसे पहले मिला है, तो एक तरीके से आदमगढ़ और बागोरा। चिरांदा क्यों अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से हड्डियों के औजार मिले। हस्तिनापुर से क्या मिला है, जंगली गन्ना, चावल, कांच की चूड़ियाँ, हस्तिनापुर। अब बुर्ज होम की बात करें, जमीन आवास, गर्त आवास, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य हमें मिलता है। जाखेड़ा से हमें क्या मिला है, लोहे की हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियाँ, यानी एक तरीके से कह सकते हैं लोहे का जो हंसिया है, कुदाल है, वो कहाँ से मिले, जाखेड़ा से। कोयलिड हवा से क्या मिला है, चावल का प्रथम साक्ष्य हमको वहां से मिलता, कहाँ से, कोयलिड हवा से। नेवासा से हमें क्या मिला, सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है। और अंतरजी खेड़ा से कपड़े की छपाई के अवशेष हमको देखने को मिल गए हैं। यानी कि एक तरीके से कपड़े की जो छपाई होती थी, यानी कपड़े वो पहनते थे जो उन पर छपाई होती थी, ठीक है, उसके जो अवशेष है हमको कहाँ से मिले हैं, अंतरजी खेड़ा। अगर हम बात करें टिप्पणी, विशेष टिप्पणी इसलिए हो जाती है यहाँ पर महत्वपूर्ण क्योंकि नवीनतम कुछ खोज हुई है, क्योंकि खोज अभी भी हो रही है और आगे होती भी रहेगी। तो नवीनतम खोजों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लोहरा देव से हमें देखने को मिलता है। यहाँ से लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच
चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखना कि देखो चावल के साक्ष्य यहाँ से भी मिले हैं, कहाँ से, कोयलडी हवा से, लेकिन जो संत कबीर नगर जिला है, लोहरा देव, लुहर देव, यहाँ से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसको बाद में खोजा गया, वो पहले खोजा गया था। अच्छा, अब हमारा जो अगला टॉपिक है सौरी शक्तिमान। तो सौरी शक्तिमान में इसलिए मैंने टॉपिक रखे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक है जो एग्जाम में आते रहे हैं और आते रहेंगे। उम्मीद रखना ये पूछे जाएंगे। तो देखो शक्तिमान ही गंगाधर ही शक्तिमान था, शक्तिमान ही गंगाधर था। तो देखो ये इशारा भी कर रहा है कि महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ो आप। अनाज के अंतर्गत सबसे पहले मानव ने जौ का प्रयोग किया। याद रखना जो अनाज के अंतर्गत सबसे पहले मानव ने किस चीज का इस्तेमाल किया, तो जौ। चोपनी मांडो जो इलाहाबाद में है, यहाँ से विश्व में मिट्टी के बर्तनों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। तो इससे पता चला है कि जो यहाँ के जो साक्ष्य थे, यहाँ के जो जनजीवन था, वो विदेशों से भी मिलता जुलता था, क्योंकि यहाँ की मिट्टी वहाँ की मिट्टी सेम थी। तो हो सकता है लोग व्यापार करते हो या एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते हो, या हो सकता है घुमक्कड़ थे ही। भीमबेटका नामक स्थान की खोज वडकार महोदय ने की थी। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से हमको देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं व्यवस्थित मतलब सुचारू रूप से, अच्छे से। जैसे धान है, धान जैसे चावल की खेती करते हो तो धान को क्या करता है, पहले उसकी बेड़ बनाई जाती है, बेड़ बनाने के बाद फिर खेत में उसकी रोपाई होती है बेड़ की। लेकिन हो सकता है जो निम्न पुरा पाषाण मध्य पाषाण काल, तो लोग क्या करते, धान से तो परिचित थे लेकिन धान को ऐसे छिड़क देते थे और उगाते थे। तो उनको प्रॉपर तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं खेती वहां पर नहीं होती थी। लेकिन नवपाषाण में धीरे धीरे जब चीजें बदली तो वहां पर कृषि का एक तरीके से प्राचीनतम, एक तरीके से नया व्यवस्थित रूप से कृषि होने लगी थी। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, जिसका नया नाम इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखना कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में। बेलन घाटी, बेलन घाटी टोस की सहायक नदी। याद रखना जो बेलन घाटी है, बेलन नदी और टोन्स की सहायक नदी है। होमोसिपियंस को आधुनिक मानव और बुद्धिमान मानव यानी प्रज्ञ मानव भी कहा जाता है। किसको, होमोसिपियंस। इसकी उत्पत्ति कब होती है, 4000 ईसा पूर्व से लेके 30,000 ईसा पूर्व तक के बीच मानी जाती है, और यह पूर्ण रूप से सीधा चलता था। तो याद रखना कौन सा मानव था जो सीधा चलता था, होमोसिपियंस। और ये समूह बनाकर रहता था और शिकार भी समूह बनाकर करता था और शवों को दफनाता था। यानी जो लोग मर जाते थे, उनकी जो मृत्यु हो जाती थी, जो उनका पार्थिव शरीर था उसको दफनाया जाता था। होमोसिपियंस का निकटतम पूर्वज कौन है, तो कह सकते हो क्रोमेगनन। ठीक है। भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख डॉक्टर प्राइमरोज ने किया था। और कब किया था, सन 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का जो मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावली कहाँ से ली गई है, तो फ्रांस से ली गई है। कहाँ से, फ्रांस से। अलगैरा नामक महापाषाणिक स्थल आवासीय एवं सौदहन का मुख्य केंद्र था। याद रखना ये ऐसी जगह है अलगैरा जहां पर महापाषाणिक काल स्थल है, जहां पर मनुष्य के दफनाने का प्रमुख केंद्र मिला है। जैसे आज के टाइम में मनुष्य पाषाण काल में ही आधुनिक मानव होमोसिपियंस का उदय हो जाता है। यानी जो उच्च पुरा पाषाण काल था, इसी काल में आधुनिक मानव होमोसिपियंस का उद्भव हुआ है। मिर्जापुर क्षेत्र में बेलन घाटी में स्थित लोधा नाले से उच्च पुरा पाषाण काल की अस्थित मातृ देवी की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कौशाम्बी संग्रहालय में इस समय सुरक्षित रखी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।
तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।